नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 14 अगस्त वर्ष 2021। 10वीं कक्षा में हम लोग साइंस 1 का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसमें पिछली बार मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया के चारों प्रकार आपको मैंने बताए थे, और अगला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था कि कोई भी अभिक्रिया, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया होते समय ऊष्मा या तो अवशोषित हो जाती है या तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है। तो इस आधार पर उन अभिक्रियाओं को ऊष्मा उन्मोची या ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो उसके मैंने कल उदाहरण आपको बताए थे कि जैसे एक भौतिक क्रिया है बर्फ का पिघलना। बर्फ कब पिघलती है? जब वो ऊष्मा ग्रहण करती है, तब वो पिघलती है। अच्छा, बर्फ जब पिघलती है तो पिघलने के बाद, पहले बर्फ है, पिघलने के बाद क्या बनती है? बर्फ पिघल करके क्या बनती है बताओ? पानी बनती है। तो बर्फ पिघल करके पानी बनेगी, तो इसमें कौन ज़्यादा ठंडा होगा, कौन गर्म होगा? बर्फ, पहले जब बर्फ थी और बाद में पानी बनी, तो इसमें गर्म कौन होगा? बर्फ गर्म होगी या पानी गर्म होगा? या फिर कौन ज़्यादा ठंडा होगा? बर्फ पिघल के पानी बन गई, तो पिघलने के बाद जो पानी बना वो ज़्यादा ठंडा होगा या पहले बर्फ था तब वो ज़्यादा ठंडा था? जवाब दो बेटा जल्दी, आगे किसी चलना है। नहीं समझ में आ रहा है? आप पानी पीते हो ना, तो जो पानी आप पीते हो वो ज़्यादा ठंडा रहता है कि बर्फ़ ज़्यादा ठंडी रहती है? बर्फ़ ज़्यादा ठंडी रहती है ना। तो बर्फ़ पिघल के पानी पानी बनी, तो फिर इसका मतलब वो गर्म हो गई ना, यानी उसने ऊष्मा अवशोषित किया है, ऊष्मा उसने लिया, ग्रहण किया है आसपास के वातावरण से। तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया में यही होता है कि जो है ऊष्मा ग्रहण करते हैं आसपास के वातावरण से, तो जो पदार्थ बनता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। तो ये दो उदाहरण है, ये भौतिक उदाहरण है और एक रासायनिक उदाहरण है। पोटेशियम नाइट्रेट को भी पानी में अगर हम घोलेंगे तो क्या होगा? ये भी बाहर की ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी। पोटेशियम नाइट्रेट पानी में घुलते ही बाहर की ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेगी, तो इसलिए ये भी ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। तो KNO3, मैंने क्रिया देखो यहाँ पे लिखा है, KNO3 में पानी डालेंगे तो वो क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और KNO3 एक्वस बनेगा। तो यहाँ पर जो भी पदार्थ बनेगा वो पहले की अपेक्षा थोड़ा गर्म होगा, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित हुई है, एब्जॉर्ब हुआ है। पहले की अपेक्षा थोड़ा सा गर्म होगा ये KNO3। आप देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं, पानी से बर्फ बनना। पानी से जब बर्फ बन रहा है तो पानी की ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, पानी ठंडा ठंडा हो रहा है तभी तो बर्फ बना। तो ठंडा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी ऊष्मा बाहर निकल गई है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी पानी में जब घोलते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ऊष्मा बाहर निकल जाती है। तो ऐसे जो क्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा बाहर निकल मुक्त हो जाती है, उसको बोलते हैं ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया। ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया, ऊष्मा मुक्त होती है तब।
इसमें ये पानी से बर्फ बनना है भौतिक प्रक्रिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पानी में घुलना है रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों ही प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त हो रही है, इसलिए ये ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया कहलाएगी। उचित नहीं, ऊष्मा उन्मोची। हाँ, क्योंकि उन्मुक्त निकलना मतलब उन्मुक्त होना, उसी से उन्मोची बन गया है। फिर देखो एक यहाँ पे जो बहुत जरूरी चीज दिया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऊष्मा होती है। हाँ बोले, देखो ना, अम्ल मतलब एसिड इतना गर्म होता है कि अगर ये किसी के शरीर पे गिर जाए तो शरीर जल जाता है। तेजाब जिसे कहते हैं, तेजाब। तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है, तेजाब है, जो बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर ऊष्मा होती है। ये जहाँ पर भी गिर जाएगा उसको जला देगा। तो उसको करते क्या है, इसमें पानी मिला करके इसको तनु कर देते हैं। जो सांद्र है उसमें पानी मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा, तनु बन जाएगा। लेकिन जब किसी भी गर्म चीज़ में पानी डालते हैं तो आपको पता होगा कि क्या होता है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है। आप देखो कोई कढ़ाई में तेल, अगर आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे हो, कढ़ाई में तेल, आपने तेल थोड़ा गर्म करने के लिए रखा है, अगर उसमें पानी, थोड़ा सा पानी के छींटे गिर जाए तो क्या होगा, है ना, बहुत तेल छिटकने लगता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसी में एक साथ में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। तेल बहुत गर्म है और हम पानी डाल रहे हैं तो तेल की जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है तेजी से। ऐसा ऐसे ही इसमें भी होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत गर्म होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं उसको तनु बनाने के लिए, तो उसमें से बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। और इसलिए सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालने से पानी का तत्काल वाष्पीभवन होकर दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे तेल उछलने लगता है तो दुर्घटना हो सकती है ना, तेल उछलता हुआ तेल चेहरे पे भी आ सकता है, जला सकता है किसी को। वैसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल में जब पानी डालते हैं तो फिर, हाँ, उसमें दुर्घटना होने की संभावना होती है, क्योंकि एक ही साथ में बहुत ज़्यादा ऊष्मा अचानक बाहर निकलती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, हाँ, कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी से तनु करने की प्रक्रिया में दुर्घटना क्यों हो सकती है। तो क्यों दुर्घटना हो सकती है? नहीं, मेन कारण नहीं बोला आपने। पानी डालकर तनु बनाने की क्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है ना। पानी डालने से क्या होता है, पानी का तत्काल वाष्पीभवन होता है। वो पानी जो डाला वो तुरंत भाप बन जाता है और इसलिए दुर्घटना हो सकती है। दो कारण यहाँ दिया है, बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है, पानी का तत्काल वाष्पीभवन हो जाता है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना होती है। बात समझा? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी से तनु करने की प्रक्रिया में दुर्घटना होने की संभावना क्यों होती है? इसका कारण है कि उस समय बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है और पानी का तत्काल वाष्पीभवन होता है, इसलिए दुर्घटना हो सकती है। तो ये आप अपने नोटबुक में लिखना इसको। अब दूसरा प्रश्न इसमें बन रहा है कि इस दुर्घटना को टालने के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाना जरूरी है, इसलिए पानी डालना जरूरी है, तो और ये दुर्घटना भी टालना जरूरी है। तो क्या रास्ता है? इसका रास्ता यह है कि जितना आवश्यक है उतना ही पानी कांच के बर्तन में पहले से ही लेके रखना है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सल्फ्यूरिक अम्ल डाल करके उसको हिलाना है, मिक्स करना है। इससे क्या होगा, एक ही समय में थोड़ी ऊष्मा बाहर निकलेगी, क्योंकि हमने थोड़ा सा ही उसमें ऊष्मा डाला है, ये सांद्र अम्ल डाला है। बात समझे कि नहीं? तो पान पान जितना
ज़रूरत है उतना पानी पहले से ही बाहर ले लो बर्तन में कांच के, और उस पानी में थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें डाल के उसको हिलाते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, थोड़ी थोड़ी ऊष्मा ही बाहर निकलेगी और दुर्घटना नहीं होगी। तनु को सांद्र नहीं कर रहे हैं, सांद्र को तनु कर रहे हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत शक्तिशाली है, उसको पानी मिला के उसको हम लोग थोड़ा ठंडा कर रहे हैं। तो हम लोग को तो अगर हम लोग सीधा सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डाल के ठंडा करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, पानी का तत्काल वाष्पीभवन होगा, दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें करना क्या चाहिए, उल्टा करना चाहिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी नहीं डालना है, पानी में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। पानी पहले, हाँ ये देखो यहाँ लिखा ना, ये टालने के लिए आवश्यक उतना पानी कांच के बर्तन में लो, उसमें थोड़ा थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालो और उसको हिलाते रहो। तो उससे क्या होगा, तो एक समय में थोड़ी ऊष्मा बाहर निकलती है और दुर्घटना नहीं होती है, कम हो जाएगी, ऊष्मा भी धीरे धीरे निकलेगी, वाष्पीभवन कम होगा और थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसलिए दुर्घटना होने की चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ दिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में पानी जब डालते हैं तो इसकी क्रिया मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखते हैं, ये सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में। इसमें पानी डाल दिया जो लिक्विड अवस्था में है, बनेगा क्या, NaOH बनेगा। NaOH बनेगा और क्या होगा, इसमें से ऊष्मा मुक्त होगी, क्योंकि ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ था, ऊष्मा ग्रहण हुई थी, इसलिए एरो के पहले मैंने हीट लिखा है। हीट यानी ऊष्मा, इसको आप लोग ऊष्मा लिखना। यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद ऊष्मा बनी है, इसलिए एरो के बाद मैंने ऊष्मा लिखा है। बात समझ में आया बेटा? तो ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया हो गई, ये ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया हो गई। इसके बाद देखो यही क्रिया यहाँ पर दी गई है, ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची प्रक्रिया को समझने के लिए यहाँ पर एक कृति दी गई है। कृति में उपकरण क्या लेने हैं, प्लास्टिक के 2 बोतल लेने हैं, मापन पात्र और तापमापी लेना है। रासायनिक पदार्थ क्या लेना है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी। मतलब जो पहले वाले ही तत्व, पहले वाले ही चीज़ें हैं, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पानी लेना है। फिर करना क्या है, देखो कृति कैसे करनी है। प्लास्टिक की दोनों बोतल में 100 मिलीलीटर पानी लेना है। प्लास्टिक ऊष्मा अवरोधी होने के कारण ऊष्मा की छत, प्लास्टिक की बोतल क्यों लिए हैं, ताकि जो ऊष्मा बन रही है वो बाहर ना जा सके। प्लास्टिक ऊष्मा का अवरोधक होता है ना, तो ऊष्मा का नुकसान ना हो, इसलिए प्लास्टिक की बोतल लिया है। फिर क्या करेंगे, दोनों बोतल में 100-100 लीटर पानी रखा है, तापमापी की सहायता से दोनों का तापमान देख लेंगे कितना है, दोनों का तापमान एक ही रहेगा। फिर क्या करना है, देखो एक बोतल में 5 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डालना है और बोतल को अच्छी तरह से हिलाना है। फिर बने हुए तापमान का विलयन नोट करना है। क्या लगता है आपको, KNO3 ये ऊष्मा, इसमें ऊष्मा मुक्त हुई थी कि ग्रहण हुई थी? इसमें ऊष्मा ग्रहण हो गई थी। तो ऊष्मा इसमें ग्रहण हो रही थी, तो हमको ये तापमान चेक करना है कि तापमान कम होगा कि ठंडा होगा, तापमान कम होगा कि ज़्यादा होगा, वो नोट करना है। ऐसे दूसरी बोतल में जिसमें 100 मिलीलीटर पानी था, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, उसको भी अच्छी तरह से हिला करके मिक्स करना है, उसका भी तापमान नोट करना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो दिया है, KNO3 घुलने की प्रक्रिया होते समय आसपास की ऊष्मा अवशोषित होती है,
इसलिए विलयन बनते समय तापमान कम हो जाता है। ठीक है, जिस प्रक्रिया में आसपास की ऊष्मा का अवशोषण होता है उस प्रक्रिया को ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। आसपास क्या हो, आसपास का तापमान क्यों कम हो गया? क्योंकि ये आसपास की ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है, खुद ग्रहण कर लेता है, तो इसलिए आसपास का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो जब आप बोतल टच करोगे तो बोतल आपको ठंडा लगेगा, बने हुए विलयन का तापमान कम हो जाएगा। KnO3 जब घोलेंगे तो बने हुए विलयन का तापमान कम हो जाएगा। दूसरे बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, उसमें क्या होगा, ऊष्मा मुक्त होगी तो तापमान बढ़ जाएगा। तो जिस प्रक्रिया में आसपास की ऊष्मा का अवशोषण होता है उस प्रक्रिया को ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहते हैं। ठोस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में घुलता है तो ऊष्मा मुक्त होती है और विलयन का तापमान बढ़ता है। तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा मुक्त हुई, तो इसलिए ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया इसे कहेंगे। क्या? ऊष्मा यदि छूट छूट मुक्त हो रही है तो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा यदि ग्रहण हो रही है आज तो ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्मा जब अवशोषित होती है तो जो पदार्थ बनता है वो का तापमान ज़्यादा होता है। विलयन, हाँ। तो अब देखो ऊष्माग्राही व ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया, तो आप क्या करो, ये सब पढ़ के बेटा ऊष्माग्राही और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में अंतर लिखना। ये आप लोग नोट कर लो, क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखो। पहला अंतर क्या आ जाएगा, ऊष्मा अवशोषी में आसपास की ऊष्मा ग्रहण होती है, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। हाँ, ऊष्मा मुक्त होती है। फिर ऊष्माग्राही अभिक्रिया में जो विलयन का तापमान बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, विलयन का तापमान बढ़ जाएगा। और ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में हाँ, विलयन का तापमान कम हो जाएगा क्योंकि उसमें से ऊष्मा मुक्त हो चुकी है। लेकिन आसपास का वातावरण उल्टा हो जाएगा। हाँ, फिर आपको उदाहरण कितने? हाँ, वेरी गुड। फिर आपको उदाहरण भी लिखना है। उदाहरण क्या? जैसे सोडियम KnO3 को पानी में घोलने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अंतर अंतर दोनों में ऐसे ही इस NaOH को पानी में डालने पे ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया होती है। तो ये एक उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण लिख सकते हो, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में। हाँ, ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया में दुर्घटना होने की संभावना रहती है, ऊष्मा अवशोषी में दुर्घटना होने की संभावना नहीं होती। ठीक है, वो भी लिख सकते हो। फिर बर्फ वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हो। बर्फ से पानी बनना, ये ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया है। बर्फ से पानी बनना, बर्फ ने ऊष्मा अवशोषित किया ना, तो ये ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया हो गई। और इसका ठीक उल्टा, पानी अगर बर्फ बन रहा है तो ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया हो गई, क्योंकि पानी की गर्मी बाहर निकली तभी तो बर्फ बना। हाँ, हाँ। मोमबत्ती गलाना नहीं बेटा, ये तो हम बाहर से ऊष्मा दे रहे हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि खुद से अपने आप से ही उसकी ऊष्मा बाहर निकलती है या ग्रहण होती है, हम लोग नहीं देते उसको।
ये कोई माइक ऑन करा है? हाँ माइक ऑन है। माइक सब माइक अपना बंद करो बेटा। फिर देखो, हाँ अभी तो बंद है सबका। हाँ अभी तो सबका बंद है। हाँ एक राहुल, राहुल माली, बेटा माइक बंद करो वरना रिमूव कर दूंगा मैं आपको लेक्चर से, डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। डिस्टर्ब होगा तो उसको फिर निकालना पड़ेगा मुझे। चलो ये तो देखो ये ओमिट कर दिया गया है। चलो ये नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्माग्राही व ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा के आदान प्रदान के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा उन्मोची या ऊष्माग्राही हो सकती है। ये आपने देखा अभी, है ना। ऊष्मा उन्मोची रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतरण जब उत्पाद में होता है तो ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्माग्राही रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का रूपांतरण जब उत्पाद में होता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है या उसे ऊष्मा दी जाती है। इसके एक और उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर है, इसे गर्म किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये अपनी पहली कृति है, चैप्टर के शुरुआत में जो पहली कृति किया था वही रिएक्शन है ये। इसको क्या बोलोगे, ऊष्माग्राही बोलोगे कि ऊष्मा उन्मोची? इस बेटा यहाँ पे देखो ऊष्मा अवशोषित हो रही है, कैल्शियम कार्बोनेट तो ऊष्मा अवशोषित कर रहा है, तो ऊष्माग्राही, ऊष्माग्राही अभिक्रिया हो गई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ने ऊष्मा ग्रहण किया तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड 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 और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, उसमें हम पानी जब मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और प्लस ऊष्मा भी का निर्माण होता है। यहाँ एरो के बाद ऊष्मा बन रही है, मतलब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा का निर्माण हुआ है, तो ये ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहलाएगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है, तो एक रिएक्शन मैंने यहाँ लिखा है कि ये जो CO2 है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो दूधिया रंग का क्यों हो जाता है, उसका रिएक्शन मैंने लिखा है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछा जाता है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, माइक किसी का चालू है ना? प्रकाश का चालू था, बंद कर दिया। राहुल नहीं सुन रहा है मेरी बात, इसको निकालना पड़ेगा। चलो राहुल को रिमूव कर देता हूँ। जो बिना कारण माइक ऑन रखेगा फिर मुझे उसको निकालना पड़ेगा बेटा, इसलिए माइक ऑन मत करो। बेटा चूने चूने का पानी जो है ना वो एकदम पानी जैसा होता है, नॉर्मल पानी जैसा। जैसे पानी कैसे ट्रांसपेरेंट होता है, एकदम आर पार दिखता है, साफ पानी एकदम, चूने का पानी वैसा एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। लेकिन जैसे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, वो दूधिया कलर का हो जाता है, दूध के जैसा हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा कारण पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो, चूने के पानी का सूत्र है CaOH ट्वाइस। उसमें जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब मिलती है तो वो CaCO3 बन जाता है, CaCO3 बन जाता है और पानी बनता है। ये जो CO3 है ये सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ होता है। तो ये सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ बनने के कारण चूने का पानी दुधिया रंग का दिखने लगता है। समझे कि नहीं? तो ये आप याद रखना, प्रश्न जब पूछेंगे कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर तो चूने का पानी दुधिया रंग का क्यों हो जाता है, तो आप कारण ये रिएक्शन भी लिख देना और फिर ऐसा भी लिख देना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसके कारण चूने का पानी दुधिया रंग का दिखाई देने लगता है। ये अपने नोटबुक में लिख लेना, प्रश्न और उत्तर भी मेरा वीडियो देख करके।
हाँ, और ये सब याद करते जाओ बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में चैप्टर के बीच में से ही क्वेश्चन पूछते हैं। खाली स्वाध्याय पढ़ोगे तो कोई पर्याप्त नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग, मतलब कब रासायनिक अभिक्रिया कब फास्ट हो सकती है, कब स्लो हो सकती है। ये सब तो यहाँ पे कट कर दिया गया है। तो सीधा आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, तो रासायनिक अभिक्रिया परिस्थिति के अनुसार उसकी अलग अलग दर घटित हो सकती है। रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है, तेजी से क्रिया होना, धीमी क्रिया होना, वो परिस्थिति पर निर्भर है। जैसे आप देखोगे कि ठंडी के मौसम में दूध से दही ज़्यादा जमता है, जल्दी बन जाता है। ठंडी के मौसम में दूध से दही जल्दी बनता है, जबकि गर्मी के मौसम में दूध से दही सॉरी ठंडी में दूध से दही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि गर्मी में दूध से दही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ ठंड के मौसम में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ठंडी के समय में जो रासायनिक क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है, इसलिए दूध से दही बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। गर्मी में तापमान बढ़ने पर रासायनिक क्रिया की गति तेज हो जाती है, दर उसका तेज बढ़ जाता है, इसलिए गर्मी में दूध से दही जमने में कम समय लगता है। यहाँ भी एक प्रश्न बन रहा है बेटा कि ठंडी में दूध से दही जमने में अधिक समय, जबकि गर्मी में कम समय क्यों लगता है। तो इसका कारण यह है कि कम तापमान पर रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती है। ठंडी में तापमान कम होता है, जिसके कारण रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए ठंड के मौसम में दूध से दही जमने में अधिक समय लगता है, जबकि गर्मी के मौसम में तापमान अधिक होने के कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर तेज हो जाती है, रासायनिक क्रिया तेजी से होने लगती है, इसलिए गर्मी में दूध से दही जमने में कम समय लगता है, जल्दी जम जाता है। हाँ, क्योंकि रासायनिक ठंडी में ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि रासायनिक क्रिया स्लो हो जाती है। यस, आपने ये भी देखा होगा बेटा कि जो खाना है, खाने हाँ, एक बात सुनो मेरी बात, एक और चीज़ आप लोग जानते हो, माइक बंद कर बेटा। गर्मी में देखो खाना जल्दी खराब होता है, दूध भी जल्दी फट जाता है गर्मी में, जबकि ठंडी में देखो दूध जल्दी खराब नहीं होता। हम लोग भी देखो फ्रिज में रखते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा संभाल के रखनी तो फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि फ्रिज में तापमान कम होता है, रासायनिक क्रिया स्लो हो जाती है, इसलिए चीज़ें खराब नहीं होती जल्दी। फ्रिज के बाहर रखते हैं, तापमान ज़्यादा होता है, रासायनिक क्रिया तेज होने लगती है, इसलिए चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो तापमान की वजह से भी रासायनिक क्रिया की जो दर है वो कम ज़्यादा होती है। ऐसे और भी घटक हैं जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया की दर पर परिणाम पड़ता है। पहला घटक है अभिकारकों का स्वरूप। जैसे कि कोई बहुत क्रियाशील है तो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा दर तेज होगी। जैसे अभिकारकों का स्वरूप या क्रियाशीलता रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करती है। यदि जो अभिकारक है उनकी क्रियाशीलता अधिक है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर तेज होगी, जबकि अभिकारक अगर कम क्रियाशील हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की दर कम होगी। समझे कि नहीं? तो अभिकारक के स्वरूप पर भी निर्भर करता है रासायनिक क्रिया की दर। फिर अभिकारक के कणों का आकार, अगर अभिकारक के कण छोटे छोटे हैं तो रासायनिक क्रिया तेज होगी, अभिकारक के कण बड़े हैं तो रासायनिक क्रिया स्लो हो जाएगी। इसलिए हमसे कहा जाता है कि खाते समय भोजन को ज़्यादा चबाओ। ज़्यादा चबाने से कण के आकार भोजन के कण छोटे हो जाते हैं और पाचन क्रिया तेज हो जाती है, जल्दी पचता है वो। तो कणों का आकार छोटा होगा तो रासायनिक क्रिया की दर बढ़ जाएगी, फास्ट होगी क्रिया। कणों का आकार ज़्यादा है, अभिकारक के कणों का आकार बड़ा है तो रासायनिक अभिक्रिया धीमी हो जाएगी, उसकी दर कम हो जाएगी। ऐसे अभिकारकों की सांद्रता अभी मैंने बताया था, जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है वो सांद्र, और उसकी गर्मी कम है तो तनु हो गया।
तो ऐसे अभिकारक की सांद्रता यदि अधिक है तो रासायनिक क्रिया तेज होगी, सांद्रता अगर कम है तो रासायनिक क्रिया धीमी होगी। माइक सब बंद रखो बेटा, बोलने के बाद तुरंत बंद कर दिया करो बेटा। फिर अभिक्रिया का तापमान, ये तो अभी अभी मैंने बताया कि जैसे फ्रिज में देखो चीजें खराब नहीं होती, क्यों? क्योंकि कम तापमान पे रासायनिक क्रिया धीमी हो जाती है। बाहर चीजें खराब हो जाती है, दूध और खाना खराब हो जाता है गर्मी में, क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। ऐसे ही उत्प्रेरक, उत्प्रेरक को ऐसे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया के लिए प्रेरित करते हैं, रासायनिक क्रिया को प्रेरित करते हैं लेकिन खुद रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते। हाँ बेटा, तो उत्प्रेरक होगा तो रासायनिक क्रिया तेज होगी, उत्प्रेरक नहीं है तो रासायनिक क्रिया धीमी हो जाएगी। चलो यहाँ पर मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। कितने लोग आए थे? 27 अभी है, पहले तो 37 था। तो 37 लोग थे इस लेक्चर में। और जो जो मैंने बताया उसको नोटबुक में अच्छे से लिख लेना, यही आपका होमवर्क है। अभी एक एक करके लेफ्ट हो जाओ बेटा जल्दी से। हाँ बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय।